हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पर्म के बारे में। आप सबको पता होगा कि स्पर्म क्या होते हैं। तो स्पर्म, जिसको कि हम ह्यूमन मेल गैमेट्स भी बोलते हैं। अब स्पर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलाइजेशन में, एक नए ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट। तो स्पर्म क्या होता है, इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। वो एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे जिन्होंने को डिस्कवर किया था स्पर्म को 1678 में। को डिस्कवर का मतलब है कि उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर स्पर्म को डिस्कवर किया था। तो उस टाइम वो सोचते थे कि जो स्पर्म है वो एक पैरासिटिक एनिमल्स है, मतलब वो सीमन के अंदर रहते हैं और वो पैरासिटिक एनिमल्स है। इसलिए उन्होंने एक टर्म यूज की स्पर्मेटोजोआ, जिसका मतलब है स्पर्म एनिमल्स। सो उन्होंने उस टाइम एज्यूम किया कि जो ये स्पर्म होते हैं इनका कोई रोल नहीं होता एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने में, उनके रिप्रोडक्शन में ये कोई रोल प्ले नहीं करते। बट कुछ टाइम बाद उन्होंने ये एज्यूम किया कि जो एक स्पर्म होता है उसके अंदर एक प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो होती है। और उस टाइम ल्यूवेनहॉक ने लिखा कि जो स्पर्म होते हैं वो एक सीड्स होते हैं। स्पर्मा और सीमन दोनों का मतलब होता है सीड। तो उन्होंने बताया कि जो स्पर्म होते हैं वो सीड होते हैं और उनको प्लांट किया जाता है एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल से मतलब है कि उनको एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वहां पर उनको प्लांट किया जाता है और वहां पर उनकी डेवलपमेंट होती है। मतलब जो फीमेल्स होती हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इसलिए उन्होंने बोला कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो एक न्यूट्रिशियस इन्वायरमेंट होता है वहां पे सीड्स को प्लांट किया जाता है। जो सीमन होता है वो एक सीड होता है, मतलब स्पर्म एक सीड होता है। तो जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने कंटिन्यूली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बट उनको ये सक्सेस नहीं मिली ये पता करने में कि जो प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो वो स्पर्मेटोजोआ में होती है। तो उसके बाद एक दूसरे को डिस्कवर आए जिनका नाम था निकोलस हार्ट्स शोकर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पिक्चर ड्रॉ की, मतलब जो प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो होती है छोटे ह्यूमन की तरह एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और उन्होंने एज्यूम कर लिया कि जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसके अंदर ये प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो होती है। तो उनके इस अटेम्प्ट को भी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लजारो स्प्लेंजी। लजारो स्प्लेंजनी जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसकी एविडेंस से ये पता चला कि जो स्पर्म होता है वो ही फर्टिलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट एजेंट होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोड का सीमन लिया, उसको फिल्टर किया और उसके बाद जो स्पर्म था उसको अलग कर दिया और जो सीमन वाला पार्ट था उसको अलग कर दिया और उससे एग को फर्टिलाइज करवाया। तो उससे जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो ये स्पर्म होता है ये एक एजेंट होता है फर्टिलाइजेशन का। इसके बाद और भी साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो स्पर्म होता है वो एग के साथ उसका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। मतलब वो जब नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो एग के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। बल्कि उन्होंने ये सोच लिया कि एक जिस तरह से एक मैग्नेट होता है वो लोहे को खींचता है अपनी तरफ, उस तरह का कुछ एक एक्साइटमेंट होती है और उससे जो एग है वो एक्साइटेड हो जाता है और वो डेवलप होता है एक नए ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद दो और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ऑस्कर हर्टविग एंड हर्मन फोल। जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने 1876 में एक्सपेरिमेंट किया, मतलब इंडिपेंडेंटली इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो स्पर्म होता है वो एंटर करता है एग के अंदर और वहां पे जो स्पर्म के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो एग के अंदर जाता है और एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो को जन्म देता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और जो है नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बनना स्टार्ट होता है। मतलब जो सीड होता है उसको फीमेल के अंदर जो है प्लांट कर दिया जाता है इस तरह के प्रोसेस में। तो ये जो इनकी जो कोशिश थी इसको
बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो स्पर्म होता है वो क्या होता है। स्पर्म के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और एक ऐसा एक प्रोपल्सन सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से वो मूव करता है। मतलब जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है उसको एग के अंदर वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। मतलब जो स्पर्म होता है, स्पर्म के हेड रीजन में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं उस मटेरियल को प्रोपेल करने में, ठीक है। और जो वो एंजाइम्स होते हैं वो न्यूक्लियस को एंटर करवाते हैं एग के अंदर, जिसकी हेल्प से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाता है। तो स्पर्म क्या होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्पर्म मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको हम नॉर्मली गैमेट्स बोलते हैं। एनिमल्स के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब वो चल सकते हैं एक फ्लैजेलम की हेल्प से। फ्लैजेलम उनको हेल्प करता है मूवमेंट में। और जो स्पर्म होता है ये इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो एक प्रोसेस के अंदर होती है जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब जो स्पर्म की जो ये फॉर्मेशन होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के, उसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ये जो प्रोसेस होता है स्पर्म फॉर्मेशन का, ये अप्रोक्सीमेटली मतलब 3 महीने का एक प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म प्रिकर्सर्स बनते हैं, मतलब स्टार्टिंग में स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होती है। फिर स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होती है स्पर्मेटोसाइट्स में। स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो म्योटिक डिवीजन के अंदर जाते हैं और उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है और इस तरह से स्पर्मेटिड्स बनते हैं। अब जो ये स्पर्मेटिड्स है ये क्या करते हैं, ये मैच्योर होकर स्पर्म बनाते हैं जो कि स्टोर रहते हैं एपिडाइडमिस में। अब जो स्पर्म होता है वो अपने आप तो डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब क्योंकि उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो लिमिटेड होती है। बट जब ये फ्यूज हो जाता है एग के साथ तो ये नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है और जिसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट जाइगोट। टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि जो जाइगोट होती है उसके अंदर हर एक टाइप के सेल को बनाने की पावर होती है। वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकती है, पूरा जितने भी सेल्स की जरूरत पड़ती है वो सारे सेल्स की फॉर्मेशन कर सकती है। अब जो स्पर्म होता है उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो उसके जो डेवलपमेंट प्रोसेस में हाफ हो जाता है। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं स्पर्म के अंदर और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एग के अंदर। ये 23 दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम नंबर की एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाते हैं, एक जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं जो आगे फर्दर उसमें क्लीवेज होता है और उससे एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। अब जो ह्यूमन स्पर्म होता है ये इसका जो हेड रीजन होता है वो डिस्क शेप का होता है और इसमें एक टेल प्रेजेंट होती है जिसके अंदर होता है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम क्या होता है, ये इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। जो टेल होती है, टेल की हेल्प से जो स्पर्म है वो मूव करता है, उसकी वीपिंग एक्शन की हेल्प से वो मूव करता है। अब जो स्पर्म होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 रीजन में डिवाइडेड होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। सबसे पहले बात करते हैं हेड की। हेड में क्या होता है, ये जो आप प्रिज्म देख रहे हो ये है हेड। हेड जो होता है स्पर्म का वो ओवल या फिर फ्लैट होता है, ओवल या फिर फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं एक्रोसोम और उसके नीचे वाला जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। जो ये पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये पिंक कलर में मैंने शो कर रखा है, मतलब न्यूक्लियस के आगे जो टिप पे स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को या फिर कॉम्प्लेक्स शुगर्स को। इन एंजाइम की हेल्प से जो ये स्पर्म होता है ये एग की जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको डाइजेस्ट कर पाता है, मतलब उनको ब्रेक कर पाता है और अपने अंदर का जो मटेरियल है वो वहाँ पर भेज देता है एग के अंदर, जिसकी वजह से जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है और वहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब जो ये एक्रोसोम है ये गोल्जी बॉडी की मॉडिफिकेशन से बनता है। जब इसकी डेवलपमेंट होती है उसमें जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं उनके अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है वो मॉडिफाई होके एक्रोसोम की फॉर्मेशन करती है। स्पर्म की एंट्री होती है तो एक्रोसोम क्या करता है, उन एंजाइम को सिक्रेट करता है। उस एंजाइम का नाम होता है हाई
एल्यूरोनिडेज, या फिर हम उसको नॉर्मली एक्रोसिन या फिर स्पर्म लाइसिन भी बोल सकते हैं। अब इन एंजाइम को वो सीक्रेट करता है, और ये एंजाइम्स जो होते हैं ये एग की जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको ये तोड़ देते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं और स्पर्म की एंट्री को उसमें अलाउ करते हैं। जैसे जो स्पर्मेटोजोन है, मतलब जो स्पर्म है, जब ये अप्रोच करता है एग को, तो इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होता है, जो एक्रोसोम की मेम्ब्रेन है और बाहर इसके जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों फ्यूज हो जाती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं उनको ये बाहर सीक्रेट कर सकता है। अब सेकंड इसमें पार्ट जो आता है हेडर रीजन में, वो आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक फ्लैट या फिर ओवल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि स्पर्मेटेड, जो जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है उसमें एक स्टेज आती है स्पर्मेटेड, जो कि स्पर्मेटेड के अंदर जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है, न्यूक्लियर जो क्रोमेटिन होता है, उसकी कंडेंसेशन से बनता है ये न्यूक्लियस। अब जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमेशा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। अब जो ये एक्रोसोम होता है इसको, और जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के एंटीरियर हाफ को एक शीथ कवर करके रखती है, ठीक है, ये यहाँ पे एक शीथ है यहाँ तक, इसने इसको एक्रोसोम को और न्यूक्लियस को हाफ कवर कर रखा है, जिसका नाम होता है ग्लिया। स्पर्म के अंदर अगला नेक्स्ट पार्ट आता है इसका नेक रीजन, ठीक है। नेक एक बहुत छोटा सा रीजन होता है इसके अंदर, ठीक है, जो एक कनेक्टिंग पीस का काम करता है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, और इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सेंट्रियोल है, मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर एक इस तरह से है तो एक उसके ऊपर इस तरह से होगा, मतलब एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होते हैं। जो स्पर्मेटिड के अंदर जो सेंट्रोसोम होता है उससे बनते हैं ये सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रियोल है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर एक सेंट्रियोल इस तरह से है तो दूसरा सेंट्रियोल इस तरह से होगा। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो यहाँ पर इस रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है, जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, वो इसके परपेंडिकुलर होता है और उससे बनता है ये जो एक्सोनीम होता है। एक्सोनीम जो मिडिल पीस होता है उसके सेंटर में, और जो टेल होता है उसकी जो मूवमेंट में जो हेल्प करता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एक्सोनीम। जो एक्सोनीम बनता है ये डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है, और जो कि डिस्टल सेंट्रियोल उसकी फॉर्मेशन के बाद, मतलब एक्सोनीम की असेंबली के बाद, वो डिसअपीयर हो जाता है। और जो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये एंटर करता है एग में, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और वहां पर जाकर क्या होता है, ये जो जाइगोट बनती है उसका फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन जो होती है वो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही करवाता है। अब नेक के बाद जो है थर्ड पार्ट स्पर्म के स्ट्रक्चर में, वो आता है इसका मिडल पीस। मिडल पीस में क्या होता है, इसमें 10 to 14 स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सराउंड करते हैं इसके एक्सियल फिलामेंट को साइटोप्लाज्म में। मतलब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो ये एक्सियल फिलामेंट है इसको सराउंड करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसको पावर हाउस बोलते हैं, आपको पता है, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब स्पर्म मूव कर रहा होता है उसकी मोटिलिटी के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से जो स्पर्म है वो मूव करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिडिल पीस में रिंग सेंट्रियोल होता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है रिंग सेंट्रियोल, जिसको हम बोलते हैं एनुलस, जो स्टेबिलाईज करता है स्ट्रक्चर ऑफ टेल फॉर रिजिडिटी। मतलब यहाँ पे ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है टेल को, क्योंकि ये वाला रीजन तो मूव नहीं करता, ये टेल मूव करती है और ये आगे को धकेलती रहती है स्पर्म को, ठीक है। तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है टेल को। और जो रिंग सेंट्रियोल होता है ये डिफ्यूजन बैरियर का काम करता है मिडिल पीस और टेल के बीच में। मतलब इसके बीच में बैरियर होता है इन दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल या फिर एनुलस। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसमें स्पर्म में, वो आता है टेल, ठीक है। टेल क्या होता है, ये मतलब जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्पर्म के बॉडी का, उसको बोलते हैं टेल। ये एक प्रोटीन से मिलकर बनता है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन, और इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट होता है। ये बीच में आप ये लाइन देख रहे हो, ये है एक्सियल फिलामेंट, जो कि सराउंड होता है साइटोप्लाज्म और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और ये बाहर वाली जो इसकी कवरिंग है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये फ्लैजेलम होता है ये मोटिलिटी के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसमें मतलब जो ये टेल होती है ये क्या करती है, ये वीपिंग करती है, मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे मूव करती है और जिसकी हेल्प से जो ये स्पर्म है ये मूव करता है। अब जो ये एक्सोनीम है अगर हम इसको इस तरह से ऐसे काट कर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। इसमें इस तरह से डबलेट जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये मतलब 9 होते हैं ये नंबर में इस तरह से, और बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। बीच में 2 और जो साइड में इसके 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। जो ये एक्सोनीम होते हैं इसमें एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है डाइनिन, ठीक है। जो डाइनिन प्रोटीन होती है वो फोर्स प्रोवाइड करती है, जो स्पर्म जो है वो प्रोपल्सन के टाइम जो स्पर्म को प्रोपल्सन प्रोवाइड करती है वो एक प्रोटीन प्रोवाइड करती है जिसका नाम है डाइनिन। जो ये डाइनिन प्रोटीन होती है ये हाइड्रोलाइज करती है एटीपी को, और इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है केमिकल एनर्जी उसको ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो मूव करता है। तो ये था स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब हम इसको थोड़ा थियोरेटिकली देख लेते हैं। सो स्पर्म जो होता है आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है। एनिमल्स के अंदर जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है क्योंकि इसके पास फ्लैजेलम होता है। फ्लैजेलम जो है एक मोटिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। अब जो स्पर्म होता है वो फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये लगभग 3 महीने में कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्म सेल प्रिकर्सर बनते हैं, मतलब जैसे एक चीज़ बनी वो आगे दूसरी चीज़ के लिए प्रिकर्सर का काम कर रही है, अब ये अगली जो चीज़ बन रही है उसके लिए प्रिकर्सर का काम कर रही है, मतलब ये सक्सेसिवली सेल प्रिकर्सर की का रोल प्ले कर रहे हैं और स्पर्म की प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले बनता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होता है और उससे बनते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर म्योटिक डिवीजन होती है, म्योसिस होती है, और उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है और जिससे बनते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है और ये मैच्योर होकर स्पर्म बनते हैं जो कि स्टोर रहते हैं एपिडाइडिमिस में। अब जो स्पर्म है वो उसको ग्रीक वर्ड स्पर्मा से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीड। सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ह्यूमन स्पर्म होता है वो उसमें डिस्क शेप का एक हेड होता है और एक टेल होती है जिसमें होता है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम जो होता है वो प्रोपेल करता है स्पर्म को बाय द विपिंग मैकेनिज्म, मतलब इस तरह से मूवमेंट करता रहता है और जो स्पर्म है वो आगे जाता रहता है। जो स्पर्म होता है उसमें ऑल्फैक्टरी गाइडेंस मैकेनिज्म होता है। जब वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पे उसके अंदर ऑल्फैक्टरी गाइडेंस मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से वो फाइनल जो मैचुरेशन स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन के अंदर जाता है और उसकी फाइनल मैचुरेशन होती है स्पर्म की, और उसके बाद वो पेनिट्रेशन करता है, मतलब एग को पेनिट्रेट करता है और जिसकी वजह से एग फर्टिलाइज होता है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब जो ह्यूमन स्पर्म होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसमें सबसे पहले आता है हेड जो होता है इसका वो होता है ओवल या फिर फ्लैट होता है शेप में, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। एक्रोसोम होता है जो न्यूक्लियस के आगे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटेड सा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है वो गोल्जी बॉडी जो होती है स्पर्मेटिड की उसकी मॉडिफिकेशन से बनता है, ठीक है। जब स्पर्म की एंट्री हो रही होती है, जब उसने एंटर करना होता है एग के अंदर, तो एक्रोसोम क्या करता है, ये कुछ लाइटिक एंजाइम्स सिक्रेट करता है जिनका नाम है स्पर्मेटोलाइसिन या फिर एक्रोसिन, या नॉर्मली कॉमनली जिसको हम हाई एलुरोनिडेज के नाम से जानते हैं। ये एंजाइम जो होता है वो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जब उसको फर्टिलाइज करना होता है एग को तो उस टाइम पे एक्रोसोम से ये एंजाइम सिक्रेट होते हैं और जो कि उसकी जो वॉल्स होती है, मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है एग की, उनको वो ब्रेक कर देती हैं, मतलब उनको वो डिसॉल्व कर देती हैं और जो स्पर्म होता है वो एग के अंदर इजीली एंटर कर जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब जो स्पर्म की एंट्री होती है तो उस टाइम जो स्पर्मेटोजोन है, मतलब जो स्पर्म है,
उसमें एक एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब है कि जो एक्रोसोम की मेम्ब्रेन होती है और जो उसके बाहर जो एक सराउंडिंग मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो दोनों फ्यूज हो जाती है, ठीक है। और उसके अंदर का जो कंटेंट होता है, मतलब एक्रोसोम के अंदर जो कंटेंट होता है, एंजाइम्स होते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और जिसकी वजह से एग के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको वो डिसॉल्व कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हेड के अंदर, वो आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसमें वो फ्लैट होता है या फिर ओवल होता है, जो कि न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो होता है स्पर्मेटिड का, उसकी कंडेंसेशन से बनता है, या फिर लॉस ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोलस या फिर एस्टिक प्रोटीन्स, इनके लॉस से या फिर कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन, इससे बनता है हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, जिसके अंदर स्टोर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब एक्रोसोम और एंटीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, इन दोनों के ऊपर एक शीथ प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ग्लिया, ठीक है। ये इन दोनों को कवर करके रखती है। अब स्पर्म की बॉडी का नेक्स्ट पार्ट है नेक। नेक जो होता है वो स्मॉलेस्ट रीजन होता है, ठीक है, मतलब ये छोटा सा पार्ट होता है जो कि जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये स्पर्मेटिड के सेंट्रोसोम से बनते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस के साथ वाला जो सेंट्रियोल होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो उससे नीचे वाला सेंट्रियोल होता है उसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। जो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है ये मेच्योर स्पर्मेटोजोन में भी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि जब स्पर्मेटोजोन जो होता है वो एग को फर्टिलाइज करता है तो उसमें जो जाइगोट की डिवीजन होनी होती है, जाइगोट को जो क्लीव करना होता है, जब उसमें क्लीवेज होता है जो, वो इस सेंट्रियोल की हेल्प से ही पॉसिबल होता है। और जो ये डिस्टल सेंट्रियोल होता है ये क्या करता है, ये एक्सोनीम को असेंबल करता है, मतलब जो हमारे पास फ्लैजेलम होता है उसके अंदर एक्सोनीम जो होता है उसको ये असेंबल करता है और उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाता है। और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है ये जब एग के अंदर एंटर करता है तो जो फर्स्ट क्लीवेज होता है जाइगोट का, वो इसकी हेल्प से ही पॉसिबल होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट जो पार्ट आता है स्पर्म की बॉडी का, वो आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में 10 से 14 स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये पावर हाउस का काम करते हैं, क्योंकि ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब है कि जो स्पर्म को जो एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए, वो इसको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ये इससे टेल रीजन स्टार्ट होता है, वहां पर एक रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि एक डिफ्यूजन बैरियर का काम करता है टेल और मिडिल पीस के बीच में। और जो ये रिंग सेंट्रियोल होता है ये टेल की रिजिडिटी को भी स्टेबलाइज करता है, क्योंकि वहां पर जब वो रिजिड हो जाएगा वो स्ट्रक्चर, तो उसकी जो टेल है वो रिजिड रहेगी और जिसकी वजह से वो अपने वीपिंग मैकेनिज्म से स्पर्म को जो है वो आगे धकेलती रहेगी और स्पर्म जो है वो मूव करता रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक्रोसोम होता है और एग का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो कवर होता है एक शीट से जिसका नाम है ग्लिया। उसका जो पोस्टीरियर हाफ होता है न्यूक्लियस का, वो नेक, मिडिल पीस, ये तीनों कवर होते हैं एक शीट से जिसका नाम है मेंजेट। जो ये शीट होती है ये तीनों को कवर करके रखती है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है स्पर्म की बॉडी का, वो आता है टेल। टेल क्या होता है, ये सिलेंडर होती है और ये टेपरिंग होती है, मतलब ये पॉइंटेड होती है आगे से। ये सबसे लंबा पार्ट होता है स्पर्म की बॉडी का, जिसके अंदर आता है एक्सियल फिलामेंट। जो ये एक्सियल फिलामेंट होता है ये सराउंडेड होता है साइटोप्लाज्म से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और एक्सियल फिलामेंट का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो नेक्ड होता है, जिसको कि हम बोलते हैं एंड पीस, ठीक है। मतलब टेल का जो सबसे पीछे वाला जो पॉइंटेड सा रीजन होता है उसको बोलते हैं हम एंड पीस। वो एक्सियल फिलामेंट ही होता है, बट वहां पे उसके ऊपर कवरिंग नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म नहीं होता है। और जो ये टेल होती है ये मोटिलिटी प्रोवाइड करती है स्पर्म को। सो ये था स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो स्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम सीमेन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसके अंदर ये स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये सीमेन होता है ये अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजोन जो होते हैं वो फुल मोटिलिटी तक नहीं पहुंच पाते जब तक कि वो वेजाइना में एंटर नहीं करते। वेजाइना के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहां पर जब तक वो एंटर नहीं करते तब तक वो फुली मोटाइल नहीं हो पाते, ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो अल्कलाइन नेचर होता है सीमेन का उसकी वजह से ये फुली मोटाइल नहीं हो पाते। और जब ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं तो वहाँ का जो वेजाइना का जो अल्कलाइन पीएच होता है वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो एसिडिक वेजाइनल फ्लूइड्स होते हैं मतलब वो इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसके अंदर जो एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, वो एक क्लॉट फॉर्म कर लेती है स्पर्म के अराउंड,
ठीक है। सेमिनल वेसिकल में फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन होती है जो एक क्लॉट फॉर्मेशन करती है और वो स्पर्म को सिक्योर कर लेती है, उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। ये 20 से 30 मिनट का टाइम लेता है ये पूरा जो प्रोसेस होता है। और जब इसके ऊपर क्लॉट बन जाता है स्पर्म के ऊपर, तो उससे क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो हाइपर मोटाइल हो जाता है, मतलब वो उस जो एल्केलाइन नेचर से बाहर निकल जाता है और वो फटाफट मूव करने लगता है। और उसी टाइम पे क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं, फाइब्रिनोलाइसिन। जब ये एंजाइम सिक्रेट होता है तो ये क्या करता है, उस जो क्लॉट को, जो स्पर्म के अराउंड एक कवरिंग बना रखी है फाइब्रिनोजन प्रोटीन ने, उसको ये डिसॉल्व कर देता है उस क्लॉट को। और जिसकी वजह से जो स्पर्म है उसकी जो दौड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और वो फटाफट मूव करता रहता है। तो ये था सीमन। सीमन के अंदर जो होता है स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ये था कि स्पर्म क्या होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और इसका क्या रोल होता है फर्टिलाइजेशन में, मतलब कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है। आपको मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।